मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम नेताजी का चश्मा पाठ के सार और एमसीक्यू प्रश्नों के पश्चात उनके प्रश्नोत्तर लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, जिनको हम आज इस प्रकार से उसका विश्लेषण करेंगे कि नेताजी का चश्मा का प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो पाठ के सार में जिस प्रकार से आपने पढ़ा है, चश्मे वाला कोई फ़ौजी नहीं था, कोई सेना में नहीं है, वो आज़ाद हिंद फ़ौज का कोई सिपाही भी नहीं था, परंतु लोग उसे कैप्टन कह कर के पुकारते थे। इसका कारण देशभक्ति की भावना थी। उसके हृदय में सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपार श्रद्धा का भाव था। उसके त्याग, देशभक्ति तथा श्रद्धा को देखकर ही लोग उसे कैप्टन पुकारते थे। नंबर 2 प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को क्यों कहा। और क उसमें पूछा गया है जो प्रश्न है, तो अलग अलग क ख ग भी दिए गए हैं। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे, तो पहले प्रश्न का क का उत्तर है कि हालदार साहब कैप्टन की मृत्यु के बाद भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होने से उनके व्यक्तित्व के बारे में सोच रहे थे कि उनका व्यक्तित्व बिना चश्मे के जो है वो किस प्रकार से लग रहा था। नेताजी के प्रति आदर सम्मान का भाव होने के कारण हालदार साहब मूर्ति इस तरह की बिना चश्मे की वह नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी थी। नेताजी की मूर्ति पर हमेशा हमने भी आपने भी देखा है कि चश्मा हमेशा लगा हुआ होता है, तो उनका व्यक्तित्व अधूरा लगता था। नंबर 3 प्रश्न है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए सरकंडा है क्या। सरकंडा एक प्रकार की घास है और बांस का जिसे हम कहते हैं पतला, और ये पाठ में शब्द आया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ने ही ये सरकंडे का चश्मा बनाया है, तो सार में भी जिक्र हुआ है। तो हालदार साहब हमेशा उधर से गुजरते हुए नेताजी की मूर्ति को अवश्य देखते थे। कैप्टन की मृत्यु के पश्चात यह देखकर भी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हुए कि उनकी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। बच्चों के द्वारा यह सरकंडे का चश्मा बनाना अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति देशभक्ति की भावना, देश प्रेम का भाव जो है वो प्रकट करता है। हालदार साहब को यह लगा कि देश का भविष्य आज भी क्या है, बच्चों के हाथ में सुरक्षित है, दिया जा सकता है ना। इसका ग नंबर देखिए प्रश्न है, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। बात छोटी सी थी, लेकिन भावुकता क्यों है उनके मन में, तो है हालदार साहब मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर अत्यंत ही भावुक हो उठे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने ये प्रयास किया है और देशभक्ति की भावना है। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ है। उनकी जो मायूसी थी वो किसमें बदल गई है, प्रसन्नता में परिवर्तित हो गई है, बदल गई है। उन्हें लगा आने वाली पीढ़ी के मन में भी देश प्रेम की भावना है, भक्ति की भावना है देश के प्रति। हमारा देश अभी भी सुरक्षित है, देशभक्तों का सम्मान हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी अभी भी करती है। और तीसरा है, आप देखेंगे कि आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने में कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए किसी भी छात्र के और छात्रा के मन में कि कैसे लिखना है इसको। हमें ना संदर्भ लिखने होते हैं, ना प्रसंग लिखना होता, केवल उसका अर्थ बता देना होता है कि क्या लेखक कहना चाहते हैं। तो पंक्ति दी गई कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाते हैं कि बहुत ज़्यादा मन में देशभक्ति है। पाठ बहुत कुछ कह रहा है, संदेश आपको मिलते हैं, इससे एक मैसेज आपको मिलता है। तो उत्तर में आप इसे समझ रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप अपने भाषा का प्रयोग अत्यधिक करें, वही सबसे श्रेष्ठ रहता है, अच्छा रहता है कि सरल भाषा में आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए। एक दिन हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो उन्हें कैप्टन की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। अत्यंत दुखी हो गए, सोचने लगे कुछ लोग जिनके पास कोई साधन नहीं होता फिर भी अपने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। देशभक्ति कोई पैसे से ही नहीं सेवा की जाएगी देश की, इसीलिए इस तरह की बात की गई। परंतु कुछ लोग देशभक्तों का क्या करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोग, ऐसी कौम हर समय क्या करती है, स्वार्थ सिद्धि, अवसरवादी होती है, स्वार्थी होती है। क्या इस तरह के लोग देश को बचा सकते हैं या ऐसा
वो नहीं कर सकते हैं, तो इस पर विचार आपको व्यक्त करना है। और प्रश्न 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। रेखा चित्र पूरे उसके व्यक्तित्व का जो ढांचा है कैसा है उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। पान वाले का व्यक्तित्व या उसका रेखा चित्र इस प्रकार से, वह काला, मोटा तथा हंसोड़ व्यक्ति यानी हंसने वाला है। उसके काले पीले दांत है क्योंकि वो पान खाता है, आपने देखा है वो पान बेचने वाला है। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी क्योंकि मोटा है। कैप्टन चश्मे वाले का वह मजाक उड़ाता था, परंतु जब कैप्टन की मृत्यु हुई है तो उसकी आंखें क्या हो गई हैं, नम हो गई हैं, वो भी अंदर से द्रवित हो चुका है, दुखित हो रहा है। नंबर 5, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। देखिए ये एक उपहास है, हंसी उड़ाई गई है। पागल है पागल, कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आप अपना विचार लिखेंगे, व्यक्त करेंगे कि क्या है। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, यह कहना चश्मे वाले का मजाक उड़ाना था। कैप्टन चश्मे वाला एक साधारण व्यक्ति था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना, शहीदों के प्रति सम्मान का भाव था। पान वाले द्वारा कैप्टन चश्मे वाले का इस तरह उपहास करना, हंसी उड़ाना जो था वो उचित नहीं था। नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। मूर्ति को आदत पड़ चुकी है उनको देखने की और वो देशभक्ति का भाव है। हालदार साहब जब भी उधर से गुजरते तो चौराहे पर रुकते और मूर्ति को अवश्य निहारते। सुभाष चंद्र बोस के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव प्रकट करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ख नंबर है, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। तो दुखित है, द्रवित है, मन में एक ही व्यक्ति को बार बार हम देखते हैं, चाहे हम उससे नहीं भी मतलब रखते हैं, फिर भी उसकी मृत्यु पर हमें पता चलता है तो मन थोड़ा दुखित हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही भाव है। पाठ के प्रारंभ में ऐसा ज्ञात होता है कि पान वाले का कैप्टन के प्रति आदर और सम्मान का भाव नहीं है, परंतु उसकी मृत्यु पर अत्यंत ही भावुक हो उठते हैं। वह दुख व्यक्त करता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उसके मन में भी किसी न किसी रूप में कैप्टन के प्रति सहानुभूति का भाव था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, ऐसा क्यों है आप देखिए। कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा इसलिए लगा देता था क्योंकि उसके मन में नेताजी के प्रति गहरी श्रद्धा का भाव था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता था, वह चश्मा बेचता था। एक चश्मा वह नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था और ग्राहक के मांगने पर या वैसी दरकार यानी डिमांड जिसे कहते हैं, उर्दू भाषा का शब्द है, होने पर उस चश्मे को बेच देता था और पुनः उस मूर्ति पर वह क्या कर देता है, दूसरा चश्मा लगा देता है। नंबर 7 है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, साक्षात सामने से देखना, साक्षात देखना था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से आपको लिखना है। हालदार साहब ने जब तक कैप्टन को नहीं देखा था तब तक वह सोचते थे कि कैप्टन सेना का भूतपूर्व रिटायर्ड कैप्टन होगा, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही होगा, इसलिए उसके मन में नेताजी के प्रति श्रद्धा का भाव जो है दिखाया गया है और ये आप कल्पना के आधार पर लिख सकते हैं। नंबर 8, इस प्रकार से कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का जो है प्रयास किया जाता है। प्रशंसा शब्द आ गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो इस तरह की मूर्ति लगाने के कई उद्देश्य होते हैं। आपके भी शहरों में, आपके भी जहाँ जहाँ आप रहते हैं, तरह तरह की मूर्तियाँ, नेताओं की मूर्तियाँ आप देखते हैं। युवा पीढ़ी को प्रसिद्ध व्यक्तियों के महान योगदान से अवगत कराने के लिए समय समय पर इस तरह की मूर्तियाँ लगाई जाती हैं, सौंदर्य की वृद्धि के लिए भी। ख नंबर देखिए है, बच्चों को, युवा पीढ़ी को उनके जैसे व्यक्तित्व, उनके जैसा बनने की प्रेरणा प्रदान करना कि इलाके में मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। तो आप क्यों मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे। चौराहे का सुंदरीकरण करते हैं, तैयारी की जाती है, नेताओं को सम्मान दिया जाता है। चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति आप लगाएंगे ये आप स्वयं भी लिख सकते हैं। क्यों लगवाना चाहेंगे, किसी के नामकरण से सड़क बनवा दी जाती है, कहीं पर आप देखते हैं मूर्ति लगा दी जाती है, इससे आपको पता चलता है कि ये कौन सा चौराहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, किसी
विशेष व्यक्ति की, तो इसलिए कौन सी मूर्ति आप स्थापित करवाना चाहेंगे उसकी विशेषता आप बता करके ही इसको लिखेंगे। इसके आगे देखिए उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। तो अगर मूर्ति लगी है तो केवल मूर्ति लगा देना नगर निगम या किसी का कार्य नहीं है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है। महापुरुषों के जीवन घटनाओं, सामाजिक सरोकारों, आदर्शों तथा बलिदान से उनको हमें क्या करना है, अवगत कराना है, ये भी जिम्मेदारी बनती है, उत्तरदायित्व होता है। आगे नंबर 9 देखिए, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते, हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं। जैसे सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण, अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। सीमा पर तैनात फौजी नहीं देश प्रेम का परिचय देते हैं, किसी न किसी व्यक्ति भी के द्वारा भी देश का प्रेम का परिचय दिया जाता है तथा हम अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। तो उसमें जो है आप और भी व्यक्ति कैसे कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि केवल फौजी या सेना के तीनों सेनाएं हमारे यहाँ कार्य करती हैं, वही केवल देशभक्त नहीं है, बाकी अन्य साधारण जनता भी अपनी देशभक्ति का जज्बा उनके भीतर है। तो हम अपने देश के लिए कुछ कैसे करेंगे, जैसे एक अध्यापक द्वारा छात्रों को योग्य नागरिक बनाना तथा देश की सेवा के लिए पूर्ण निष्ठा से उनको तैयार करना है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना है जिससे कि वे अच्छे नागरिक बन पाएँ, तो ये उनका सहयोग है। अखंडता एकता के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए कि यूनिटी बनी रहे, एकता बनी रहे, देश में शांति स्थापित हो। देश के राष्ट्रीय ध्वज का हमें सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति भाव प्रकट होने चाहिए। देश की संपत्ति को हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक अच्छे नागरिक और समझदार व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है। पूरी निष्ठा, ईमानदारी तथा कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की उन्नति में हमें क्या करना है, हिस्सा देना चाहिए। नंबर 10 है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। मानक हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा हमारी जो है वो मानक हिंदी है। आप देखें जिसमें किसी भी तरह का आप देखिएगा, ना तो उसमें उर्दू, ना उसमें किसी और तरह के और न ग्रामीण भाषा के कोई भी शब्द रहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि कोई गिराक आ गया समझो, चौड़े चौखट चाहिए। चौखट आप दरवाजे खिड़की के आप कहते हैं, लेकिन चश्मे का भी यहाँ चौखट है जो फ्रेम है। तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसका उत्तर देखिए लिखा है मैंने कि मानक हिंदी में इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि कोई गिराक की जगह ग्राहक आ गया समझिए, तो उसको चौड़ी चौखट चाहिए, कहाँ से लाएगा, तो उस मूर्ति वाला चश्मा दे दिया उसने और वहाँ दूसरा लगा दिया। तो नंबर 11 है, भाई खूब क्या आइडिया है। तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। हमारी हिंदी भाषा इतनी समृद्ध मानी गई है कि उसमें अनेकों भाषाओं को समाहित कर लिया। उर्दू के भी हैं, फ़ारसी के भी हैं, अंग्रेज़ी भाषा के भी शब्द हैं। भाषा को हमें लिमिट में बांध नहीं लेना है। इसीलिए जो आप देखेंगे कि इस पर एक जो ये प्रश्न कर दिया गया है आपसे, आप उस पर विचार अपने व्यक्त करेंगे। तो दूसरी भाषा को अगर हम अपने अंदर ग्रहण न करें तो हमारी भाषा को कौन ग्रहण करेगा, कौन इसे पूछेगा। तो बेहतर यही है कि हम उनकी भाषा को महत्व दें और वे हमारी भाषा को महत्व दें। जब कोई भाषा या दूसरी भाषा के शब्द किसी भाषा में प्रयोग किए जाने लगते हैं तो आसानी से ग्रहण होते हैं। रोचक एवं बोलचाल की भाषा में उनके प्रयोग किए जाने लगते हैं और किसी भी भाषा को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है। तो भाषा का विकास भी तभी होगा जब अन्य भाषाओं के शब्दों को भी हम ग्रहण करेंगे। और आप देखेंगे इस तरह से हमारी भाषा विस्तृत होती है और लोगों तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से आपने 11 प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपना योगदान दीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद।